घर के गार्डन में जब इस झूले पर बैठता हूँ और झूलता हूँ तो याद आता है कि मुंबई ने कितने झूले झुलाए हैं, हिचकोले खिलाए हैं। मुंबई की कहानी चल रही है और ज्ञान ना आजकल किसी को पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई आप ज्ञान देते हैं। मैं ज्ञान नहीं देता, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये जो मुंबई के किस्से तुम अक्सर चाय बैठकी में सुनाते हो, इनको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को भी सुनाओ, दिलचस्प हैं, अच्छे हैं। कई लोगों ने इससे मैसेजेस लिए, कई लोग इससे काउंसिल हुए, उनको सकारात्मकता मिली, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो ये ज्ञान नहीं है, इससे आप जो निकालना चाहें निकाल लीजिए। थ्रिल, सस्पेंस, कॉमेडी, पॉजिटिव मैसेज, आपके हाथ की बात है, टाइम पास, जो चाहे निकाल लीजिए। तो मैं भाईंदर आ चुका था, है ना, भाईंदर आ चुका था और भाईंदर से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया था। छोटे मोटे डबिंग के असाइनमेंट्स मुझे मिलने लगे। बहुत ज़्यादा काम मुझे नहीं मिला क्योंकि उस ज़माने में मुंबई में स्ट्रगलर्स को बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया जाता था, क्योंकि पता है भाई आप लोकल ट्रेन से आते हैं, आपको कोई अहम किरदार दे दिया गया और आप नहीं आ पाए। स्टेबिलिटी देखी जाती थी, आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं मुंबई में, वेल ऑफ हैं या नहीं थोड़े बहुत, तब आपको काम दिया जाता था। या फिर आप छोटे छोटे काम करके वेल ऑफ हो जाते थे, तब आपको मध्यम स्तर के काम मिलने लगते थे, मीडियम रेंज के, और उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट वाले काम मिलने लगते थे। मेरा भी वो दौर नहीं आया था, मेरा स्ट्रगलिंग दौर चल रहा था। स्टेज पर सबसे ज़्यादा काम कर रहा था मैं राजू श्रीवास्तव जी की मदद से, और उसके बाद थोड़ा बहुत डबिंग का काम कर रहा था। और इस तरीके के जो सीरियल्स आते थे ना, जो 1 दिन या 2 दिन चलते थे, ऐसे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल मैं कर रहा था। हुसैन भाई का गेस्ट हाउस छोड़ के मैं भाईंदर आ चुका था, भाईंदर की खोली में रह रहा था। पिछली बार मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि एक परिचित के ज़रिए, एक रेफरेंस के थ्रू मैं खोली में गया था। वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मैंने जब किसी ने मुझसे पूछा वो क्या रेफरेंस था, मैंने बताया, बोले अरे यार इसको भी बताओ ना। हुआ ये था कि मेरे आगरा में मेरा एक जानकार दोस्त था, दोस्त भी नहीं था, जानकार भी नहीं था, बीच की कड़ी था। वो आगरा में डांस मास्टर था, डांस सिखाया करता था, नाम था उसका अभय। तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा यार मैं भी मुंबई आना चाहता हूँ, आ जाऊँ क्या? मैंने कहा आ जा। सब पूछा उसने मुझसे कैसे रहता है, क्या खाता है, मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई हुसैन भाई के गेस्ट हाउस में रहता हूँ। तो वो साहब अपनी अटैची लेके आ गया मुंबई, रहा मेरे साथ 2-3 महीने। मैंने उसको भी यही कहा, मैंने कहा यार तू स्ट्रगल कर, अपने स्तर का स्ट्रगल कर, क्योंकि डांस के क्षेत्र में मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। तो मैंने कहा यार तू एक्सप्लोर कर, देखते हैं क्या होता है। इधर मैं क्या करता था, उस वक्त ना पेजर था मेरे पास, ना मोबाइल हुआ करता था। तो हम क्या करते थे कि पीसीओ पे जाते थे, 2-4 फ़ोन किए स्ट्रगल के, और नंबर हमारी डायरी में नोट कर लिया कि अब इन्होंने इतने तारीख को फ़ोन करने के लिए इतने बजे कहा है, इन्होंने इतनी तारीख को फ़ोन करने के लिए इतने बजे कहा है, ये काम करते हैं, ये काम देंगे। ऐसे हम डायरी मेंटेन कर लेते थे। मेरी डायरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा यार मेरी डायरी कहाँ गई जिसमें मेरे रेफरेंसेस लिखे हुए थे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। ऑर्केस्ट्रा में स्टेज शोज़ के लिए कब कहाँ जाना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। वो डायरी नहीं मिल रही थी मुझे। तो मुझे किसी ने बताया कि यार ना ग्रे कलर की डायरी थी। मैंने कहा हाँ थी। बोले जब तू गया हुआ था ना, तो वो तेरा दोस्त है आगरा से आया हुआ अभय, वो शायद उस तरह की डायरी देख रहा था। मैंने कहा अच्छा। फिर जब अभय दाएं बाएं हुआ तो मैंने उसके सामान की तलाशी ली, तो उसके सामान में मुझे वो डायरी मिली। जब वो आया तो मैंने सीधे उसके गाल पे थप्पड़ मारा। बोला यार ये क्या कर रहा है? मैंने कहा यार तेरे को अगर रेफरेंसेस चाहिए थे तो तू मुझसे मांग लेता, कह के मांग लेता, तेरे को डायरी नहीं चुरानी चाहिए थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ नहीं, 4-5 लोगों के सामने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद हो गया। उस बात की उसको ईगो प्रॉब्लम हो गई। 2-3 महीने वहाँ रहने के बाद उसकी जान पहचान कई लोगों से हुई होगी। उनमें से कोई एक भाई टाइप का आदमी होगा, अन्ना अन्ना, वो जो क्या बड़ू भाई लोग होते हैं ना, उस तरह का। तो भाई उसने मेरी फ्री में सुपारी दे दी। बोला मेरे को मारा भाई, मेरे को मारा, बिना बात मारा। भाई भी भड़क गया, तेरे को मारा, ये अपुन देख लेगा ना। अच्छा उस भाई ने ये किया कि मुझे मारने से पहले उसने मुझसे कम्युनिकेट किया, बात की। मैं पहलवी रेस्टोरेंट पे चाय पीने जाता था, वहाँ पर जो है उसने मुझे पकड़ा, बोला ए क्या नाम है रे तेरा? मैंने कहा यार कौन है आप? अन्ना बोलते अब उनको मालूम। मैंने कहा अच्छा। अब पीछे उसके अभय खड़ा हुआ। मैंने कहा यार तू यहाँ क्या कर रहा है?
तो वो चुप। बोला अपुन का छोटा भाई है मालूम। मैंने कहा अच्छा। मैंने बताइए सर क्या हो गया। तू उसको काय को ठोके ला रहे। मैंने कहा अरे मैंने कहानी समझ में नहीं आई। बोला अपुन हिसाब बराबर करेगा, अभी देख तू इधर इच। मैंने कहा बाबा क्या हो गया ये। तो मैंने कहा पहले मेरी बात सुन लीजिए आप मेरी। और बिल्कुल पतले दुबले से अन्ना थे वो। मैंने मुंबई में कई भाई देखे ऐसे। अरुण गवली साहब भी हैं, अपने पर्सनैलिटी उनकी ऐसी है, लेकिन देखिए आप भौकाल कितना टाइट है, तो वैसे ही था वो भी। तो मैंने कहा आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आमतौर पर वहाँ के अन्ना टाइप भाई टाइप लोग बात सुनते नहीं है, सीधे बजा देते हैं। लेकिन वो पता नहीं उसको मेरी शक्ल पे कुछ नज़र आया होगा, सच्चाई विच्चा टाइप, भोला भाला बच्चा टाइप। तो उसने कहा हाँ बोल। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि इसने मेरी डायरी चुरा करके और उसमें से मेरे नंबर नोट कर लिए। आप बताओ अन्ना, मेरा साल भर का स्ट्रगल मुझसे मांग लेता, ये मेरा भाई जैसा है। मैंने इसको बुलाया, मेरे रेफरेंस पे मैंने इसको बेड दिलवाया और इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। बात करते करते वो मुझे उठा के गले में हाथ डालकर दूर ले गया। अब ऐसे तो हम लोग कोई 50-1 मीटर की दूरी पर गए होंगे बात करते करते। उसके बाद उसने हाथ जो है मेरे गर्दन में टाइट किया, तो मैं डर गया। मैंने कहा ये गला वाला दबा देगा मेरा। बोला चल रहे अभी अपन दोनों ना उसको साले को ठोकते हैं करके। मैंने कहा किसको। कहे तेरे दोस्त को। मैंने कहा क्यों, तेरे साथ ऐसा किया हो। अब वो अन्ना जो थे वो अभय को छोड़कर मेरे ज़्यादा बड़े फ़ैन हो गए थे। तेरी आवाज़ क्या बिंदास है रे बाप, अमिताभ बच्चन वहाँ फिर सुनाई देता। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो खैर जब मेरे पर मुसीबत आई, वो अच्छा रोज़ कहीं ना कहीं मिलने लगे वो अन्ना। ये कैसा है रे तू। मैंने कहा ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताने का अपन को। मैंने कहा ठीक है बताऊँगा। तो जब ये हुसैन भाई ने मुझे गेस्ट हाउस से निकाल दिया था, तो अन्ना मिले। तो अन्ना को मैंने बताया, मैंने अन्ना ये प्रॉब्लम है। तो साहब अन्ना की वो खोली थी भाईंदर वाली, जिसमें मैं रहने के लिए गया था। देखते हैं आप, देख रहे हैं आप, कभी कभी मतलब कहते हैं ना कि आपका बुरा करने आया हुआ शख्स भी आपके काम आ जाता है, आपका भला कर देता है। तो साहब अन्ना की खोली में मैं भाईंदर में रहा, और अन्ना ने मुझसे कहा जब तक रहने का, हाँ पैसा देने का नहीं, रहने का। जब भी बड़ा आदमी बन जाने का ना, तो भूलने का नहीं बस। मैंने कहा ठीक है अन्ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो साहब उन अन्ना ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं भाईंदर की उनकी खोली में रहा। कैसे रहता था वो छोड़िए, मैंने आपको बताया, क्योंकि अन्ना तो अपने काम धंधे पे निकल जाते थे, वो भी बाहर खाते थे। मुझसे भी आके पूछते थे तू कुछ खाया भी कि नहीं। मैंने कहा खा लिया। तो बस इससे ज़्यादा किसी को कोई मतलब होता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था उसी भाईंदर की खोली से मैं रामानंद सागर साहब के यहाँ जो है जवाहर जी से मिलने गया था डबिंग के लिए। मैं वहाँ से कभी हुसैन भाई के गेस्ट हाउस वापस नहीं जा पाया। उसकी वजह ये रही कि मुंबई में विकराल बरसात होती है। आप तो अब टीवी पर देखकर जान पाते हैं, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 96-97 की, उस ज़माने में टीवी हुआ नहीं करता था, दूरदर्शन हुआ करता था। उस पर भी खबरों की तरह आती थी। गली कूचों में किस तरह पानी भरा है, घर कैसे डूबे हैं, वो सब खबरें नहीं दिखाई जाती थी। ये अब जब प्राइवेट मीडिया आया, बड़े बड़े चैनल आए, उसके ज़रिए से मैं पता चला कि भैया मुंबई की बरसात, मुंबई की बारिश, मुंबई में बाढ़, हाई टाइड क्या होता है, ये सब चीज़ें। वो मेरा पहला मौका था जब मैंने मुंबई की बारिश देखी। अरे बाप रे बाप, क्या बरसात होती थी भाई वहाँ पर। और अच्छा बरसात में जो है ना, वहाँ पर स्ट्रगलर्स को काम बहुत कम देते हैं लोग। उनको पता है यार कि मुंबई में सड़कें डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं, पटरियाँ डूबी हुई हैं, लोकल डूबी हुई है, कैसे आएगा स्ट्रगलर, है ना। अब जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, नामचीन सितारे हैं, वो तो किसी भी तरह मैनेज कर लेंगे, कैसे भी पहुंच जाएंगे, या फिर वो शूटिंग स्पॉट के आसपास रहते हैं, या उनके लिए वैनिटी वैन्स होती हैं, होटल्स होते हैं। स्ट्रगलर्स के लिए इतना कोई खर्चा करता नहीं, तो ये कैसे आएगा भाईंदर से अंधेरी, तो काम नहीं देते थे लोग। अब एक दिन ऐसी बहुत तेज पानी बरस रहा था, नामुमकिन था कहीं भी जाना। लेकिन उस दिन पानी कोई कम था, और मुझे वर्ड्स एंड वॉइसेस के ऑफिस जाना था डॉक्टर वनमाली से मिलने। आप आज भी वर्ड्स एंड वॉइसेस टाइप करेंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन में वनमाली साहब का नाम आता है। मुझे पता नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ और सानंद होंगे, लेकिन उस वक्त वो बहुत बूढ़े थे। अब किस हाल में होंगे मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। वर्ड्स एंड वॉइसेस उस वक्त जो है वो अंग्रेज़ी की फ़िल्में हिंदी में डब करती थी। अच्छा बड़ा काम था, अगर आपने उनका ऑडिशन पास कर लिया तो वो बहुत अच्छा बड़ा काम हुआ माना जाता था। तो मैं उस दिन इत्तेफाक से, जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन बरसात कम थी, लोकल चलने लगी थी। तो मैं गया साहब अंधेरी में, जैसे तैसे पहुंचा अंधेरी।
तो मैं हाँ जांघों तक पानी में फजार 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 करके अपना किसी तरह उनके ऑफिस पहुंचा। जब ऑफिस पहुंचा तो वो बैठे हुए थे, तो बोले हाँ जी बोलिए। मैंने कहा सर ऑडिशन के लिए आया था। बोले अरे दिमाग ख़राब है आपका, बाहर तो पानी भरा हुआ कैसे आया? मैंने कहा नहीं सर आ गया मैं। कह रहे गज़ब का डेडिकेशन है भाई, उतारो जूते वूते, सब पानी वानी भरा हुआ है इसमें, आओ देखो पहले थोड़ा सा ड्राई हो। आज तो मैंने ऑडिशन कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा सर मेरे पास कोई फ़ोन या पेजर नहीं है तो मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास तो वही रेफरेंस था कि आपने कहा था आना है तो आ गया मैं। अरे नहीं, बोले मौसम देखो ना इधर बारिश वारिश में थोड़ा सा, चलो आप पूछ लेते तो मैं बता देता आपको कि आज ऑडिशन कैंसिल है, आज आना नहीं है। तो मैंने जो था वहाँ ऑडिशन दिया। उन्होंने मुझसे एक विज्ञापन पढ़वाया, एक उन्होंने मुझसे छोटा सा पैराग्राफ पढ़वाया और एक कोई और टुकड़ा उन्होंने पढ़वाया था। पढ़वाने के बाद वो बोले आओ मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो स्टूडियो से मैं जब ऑफिस में वापस गया, बहुत बुरी हालत में था, ठंड से कांप भी रहा था, भूख भी लगी हुई थी। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या होगा। तो वो अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखते रहे। तो बोले हाँ जी अनुराग जी कहाँ से हैं आप? मैंने कहा सर मैं आगरा से आया हूँ और पिछले 1 साल से लगभग यहाँ रह रहा हूँ। बोले ठीक है मैं बताता हूँ आपको। मैंने सर मैं पास हुआ या फेल हुआ ये तो बता दीजिए। वो चकित रह गए। बोले पास हुआ या फेल हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। आप और भी जगह ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको लोग बताते हैं आप पास हुए या फेल हुए? मैंने कहा हाँ सर वो कौन मतलब संपर्क रखना पड़ता है, फिर वो बताते हैं कि आप ऑडिशन फेल कर गए या ऑडिशन पास हो गए। तो वनमाली जी सर पकड़ के बैठ गए। बोले क्या ही एज है यार आपकी अभी? देखो मैंने तो आपके नाम के आगे आपके ऑडिशन के बाद ओके लिखा है, ओके ग्रीन पेन से, रेड और ग्रीन उनके पास 2 पेन थे, ग्रीन पेन से मैंने ओके लिखा है। इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने कहा सर क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज़, आपका मॉड्यूलेशन मेरे काम का है, मैं जिस तरीके से चाहूँगा इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वो पास और फेल होने की नहीं है। मेरे जैसे उम्र दराज आप होते ना तो मैं आपको बताता कि पास किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं। अभी तो आपको सीखना है, और जब सीखने का प्रोसेस चलता है, सीखने की प्रक्रिया चलती है, तो आदमी पास या फेल नहीं होता, सीखता है। जब वो उम्र दराज हो जाता है 80-80 साल का, तब सोचना चाहिए पास हुआ या फेल हुआ, क्योंकि तब सीखने की उम्र तो तब भी चलती रहती है, पर आप कितने काम करने लायक रह गए हैं, कितनी स्ट्रेंथ आप में, कितनी एनर्जी है, कितनी पॉजिटिविटी है, वो डिपेंड करता है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया मुंबई के ऐसे लोगों पर जो यंग टैलेंट को पास या फेल कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी, और आज भी मैं कभी किसी से जब जिक्र करता हूँ तो ये किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि आज का काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आज का काफ़ी लंबा सो कॉल्ड ज्ञान हो गया, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प कहानी अगली एपिसोड में आपको सुनाऊंगा कि मुंबई से दिल्ली कैसे आया मैं। पिछले 21 साल से तो मैं दिल्ली में हूँ, न्यूज़ चैनल्स में हूँ। तो जो मुंबई में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुंबई में मैं आवाज़ की दुनिया में कुछ करना चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। मैं क्यों नहीं बन पाया एक्टर? मैं क्यों कहता हूँ मैं 21 साल से एंकर की एक्टिंग कर रहा हूँ? मैं एंकर बना कैसे? मैं न्यूज़ चैनल तक कैसे आया? मुंबई से कोई रास्ता तो दिल्ली आता नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया से न्यूज़ चैनल तक तो कोई रास्ता नहीं आता। सेलिब्रिटी की हैसियत से आता होगा, लेकिन कामकाजी की हैसियत से नहीं आता। कैसे हुआ ये, और मुंबई मुझे क्यों छोड़ना पड़ा? अगले एपिसोड में ज़रूर जुड़िएगा ये कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द अगले शनिवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।